नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग मंथली करंट अफेयर पढ़ने जाएंगे, जो कि हमारा मंथ रहेगा जून और लेक्चर रहेगा 1। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में अपेडा ने किस देश को MD2 किस्म के अनानास यानी कि पाइनएप्पल की पहली खेप के सफल निर्यात की सुविधा प्रदान की है? ऑप्शन रहेगा सी UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आइए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में थोड़ा सा कुछ अध्ययन करते हैं, इसके कैपिटल और करेंसी के बारे में। इसका जो कैपिटल होगा वो होगा अबू धाबी, और करेंसी जो होगा वो होगा दिरहम। ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ हम लोग और भी कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है मालदीव्स, फ्रांस और म्यांमार। इसके भी हम लोग कैपिटल और करेंसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए मालदीव से स्टार्ट करते हैं। मालदीव्स का जो कैपिटल है वो रहेगा माले। अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी होगा मालदीवियन रुपया। ये आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट भी देख लेते हैं। ये भी हम लोग मालदीव्स देख रहे हैं। मालदीव्स के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मेजो। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रांस के कैपिटल में, फ्रांस का कैपिटल और करेंसी, ये दोनों हम लोग देख लेते हैं। फ्रांस का कैपिटल होगा पेरिस, करेंसी होगा यूरो। ये हम लोग फ्रांस देख रहे हैं। ठीक है। तो एक नंबर कैपिटल हो गया, दूसरा करेंसी हो गया। तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे जो प्रेसिडेंट है यहाँ के, अभी हाल फिलहाल में भारत में आए हुए थे, इमैनुअल मैक्रोन। ये फ्रांस के प्रेजेंट अभी प्रेसिडेंट है। अगर हम लोग पार्लियामेंट की बात करें, फ्रांस के पार्लियामेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी अपर हाउस और लोअर हाउस होता है। अपर हाउस को हम लोग सीनेट के नाम से जानते हैं, और लोअर हाउस को हम लोग नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। तो इतना सारी जानकारी फ्रांस से। अब आते हैं हम लोग म्यांमार के पास में। म्यांमार का कैपिटल और करेंसी देख लेते हैं हम लोग। करेंसी कैपिटल होगा आपका नेफिडो, स्पेलिंग देख लीजिएगा, NAYPYIDAW, नेफिडो। करेंसी की बात करें तो करेंसी होगा म्यांमार क्यात। तो चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। और ये रहा एपेडा के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। देखिए, एपेडा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1986 में। ठीक है। ये टाइप क्या है, एक सरकारी एजेंसी है, ये आपको याद रखना है। ये प्राइवेट नहीं है बल्कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग नहीं, फुल्ली रूप से गवर्नमेंट इसका संचालन करती है। उद्देश्य क्या है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन का निर्यात प्रोत्साहन। मुख्यालय की बात करें यानी कि हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ये नई दिल्ली में है। इसके अलावा अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक देव है। मूल संगठन कौन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय किसके अंतर्गत है, पीयूष गोयल। ये भी आपको याद रखना है। ये जो मंत्रालय है ये पीयूष गोयल के अंतर्गत आता है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सिरिल रामाफोसा अभी हाल फिलहाल में री इलेक्टेड हुए हैं प्रेसिडेंट कौन से कंट्री के? ऑप्शन रहेगा सी साउथ अफ्रीका। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, देख सकते हैं। ये जो पार्टी से बिलोंग करते हैं उसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। यही रूलिंग पार्टी है वहाँ पर। ठीक है। और ये री इलेक्टेड हुए हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, पांचवा प्रेसिडेंट के रूप में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके अलावा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के भी ये प्रेसिडेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ये ANC के प्रेसिडेंट है।
अफ्रीकन नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट होने के बावजूद ये पूरे कंट्री के जो है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट री इलेक्टेड हुए हैं, इतना आपको याद रखना है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। और हाँ, एक बात इसमें और बता दूं मैं आपको, जबकि ये साउथ अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, लार्जेस्ट एरिया वाइज, ठीक है। सेकंड पोजीशन में कौन आ जाएगा? अफ्रीका। अफ्रीका जो है ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। तीसरा नंबर फैक्ट, टोटल कितने कंट्रीज है? टोटल 54 कंट्रीज अफ्रीका में है, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, 3 रेखा। नंबर 1 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, दूसरा इक्वेटर, तीसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तीनों रेखाएं यहाँ मैं ग्लोब में बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, ये तीनों रेखाएं 1, 2 और ये 3। ऊपर वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और नीचे वाले को 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। बीच वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। और ये तीनों रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, और कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जिसके ऊपर से ये तीनों रेखा गुजरती है, सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर से ये तीनों रेखा होकर गुजरती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज एडिस एल्बोपिक्टस रिसेंटली सीन इन न्यूज़? ये एक मॉस्क्यूटो है, आइए देखते हैं इस मॉस्क्यूटो के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम जो है एडिस एल्बोपिक्टस है। वर्ग जो है ये कीट वर्ग में आता है। जेनस एडिस है। जीवन काल 21 दिन का रहता है। डोमेन यूकैरियोटा, और परिवार रहेगा कुलिसीडे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मत्स्य 6000 हाल फिलहाल में ही न्यूज़ में बना हुआ है, और ये कौन से इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन रहेगा बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT, जो कि चेन्नई में है। ये रहा मत्स्य 6000, ठीक है। देखिए मत्स्य 6000 जो है वो समुद्री स्तर से समुद्र में 6000 फीट तक की गहराई तक जा सकता है। 6000 मीटर होगा, सॉरी फीट मैंने बोल दिया, 6000 मीटर की गहराई तक ये जा सकता है, इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ओलंपस मून्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ये क्या है? ओलंपस मून है क्या? ऑप्शन नंबर ए, शील्ड वैल्केनो ऑन मार्स। मंगल ग्रह पर एक वैल्केनो है, शील्ड वैल्केनो, जैसे कि आप लोग प्रोफाइल फोटो में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में विशेषता मैं बता दूं, इसकी जो ऊंचाई है जमीनी स्तर से, हाइट 21.9 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यह माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है और ऊंचा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रिसेंटली हु हैज़ अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार फॉर तेलुगु। रमेश कार्तिक नायक को हाल ही में तेलुगु के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। आइए मूव करते हैं आगे की तरफ, अध्ययन करते हैं और किन किन लोगों को ये पुरस्कार मिला हुआ है। तो इतने सारे लोगों को ये पुरस्कार मिला हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अलग अलग भाषा में देखिए, असमी भाषा में बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजरात, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, तेलुगु, और यहाँ पर आपको मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, राजस्थानी, संथाली, सिंधी, तमिल और उर्दू भाषा में अलग अलग लोगों को यहाँ पर युवा पुरस्कार दिया गया है, साहित्य युवा पुरस्कार। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, लाचुंग रीजन रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू रोड ब्लॉकेज कॉज्ड बाय हेवी रेनफॉल एंड लैंडस्लाइड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। लाचुंग क्षेत्र जो है हाल फिलहाल में भारी बारिश वर्षा के कारण वहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिला है, और ये किस राज्य में है ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ये सिक्किम राज्य में है। ठीक है, सिक्किम के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सिक्किम जो है वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट में आता है। ठीक है, सिक्किम का जो कैपिटल होगा गैंगटॉक, और चीफ मिनिस्टर की बात करें, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमंग जो है यहाँ के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है, प्रेम सिंह तमंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं असम। असम का कैपिटल होगा दिसपुर, दिसपुर। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल होगा शिमला, और अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल होगा ईटानगर, ईटानगर। ठीक है, तो कैपिटल भी हम लोग लेकर चलेंगे। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन 8वां आपके स्क्रीन पर, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड waiver of farm loans up to 2 lakhs rupees to provide relief to cover 1.91 lakh farmer in this state। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 1.91 लाख से अधिक किसानों को राहत देने के लिए 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की है। ऑप्शन रहेगा बी, झारखंड। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, डेलोस आइलैंड विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच सी। डेलोस द्वीप जो है खबर में देखा गया, ये किस समुद्र में स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी, एजियन सी। ये एजियन सी पे है, ये देखिए, ये है डेलोस आइलैंड जो कि एजियन सी में है। अब आइए थोड़ा सा और भी अध्ययन करते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी। ये जो है आपका ग्रीस के पास में स्थित है। ठीक है, ग्रीस के पास में ही एजियन सी है। एजियन सी के साउथ में, एजियन सी के साउथ में मेडिटेरियन सी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके ईस्टर्न साइड में मारमरा सी है, ये भी आपको याद रखना है। मरमरा सी इसके ईस्टर्न साइड में है, और मरमरा सी से होते हुए हम लोग ब्लैक सी की तरफ जाएंगे। ब्लैक सी भी मरमरा सी के ईस्टर्न साइड में है, ये भी आपको याद रखना है, ब्लैक सी। तो इतना सारा जानकारी एजेंसी से। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस जो ये डेलोस आइलैंड है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है, यहाँ पर दिया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये इंक्लूड है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच स्टेट रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स टू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन 2024। 2024 में किस राज्य से राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे अधिक प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं। उत्तर रहेगा ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली डिस्कवर्ड द वाटर ड्रॉपलेट्स कैन ब्रेक नेचुरल मिनरल्स इनटू नैनो पार्टिकल्स। किस संस्थान ने हाल ही में पता लगाया कि पानी के बूंदे प्राकृतिक खनिजों को नैनो कणों में तोड़ सकती है। ऑप्शन रहेगा बी, आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हाल फिलहाल में ही समाचार में देखा गया, ये कौन से देश से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन रहेगा बी, नेपाल। आइए थोड़ा सा अरुण 3 के बारे में अध्ययन करते हैं। अरुण 3 एक जल विद्युत परियोजना है जो कि अरुण नदी पर स्थित है, जिसकी लंबाई जो है वो 70 मीटर है। ये एक ग्रेविटी बांध है, ये आपको याद रखना है। बांध का जो ऊंचाई है वो 808 मीटर है। इसमें 6 गेट होंगे, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो बांध का क्षमता है वाटर को रोक के रखने का 13.94 मिलियन घन मीटर रहेगा। ठीक है, तो इतना सारा जानकारी जो है आपको अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से दिया गया है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। इसके साथ साथ नेपाल की राजधानी जो है वो है काठमांडू, ये भी आपको याद रखना है, काठमांडू। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच रेगुलेटरी बॉडी रिसेंटली इम्पोज्ड अ फाइन ऑन इंडिविजुअल्स फॉर इनलीगली ऑपरेटेड ए पंप एंड डंप स्कीम। हाल ही में किस नियामक संस्थान ने कथित तौर पर पंप और डंप योजना संचालित करने के लिए व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया है। वो रहेगा सेबी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पंप एंड डंप के बारे में। पंप और डंप होता क्या है, व्यक्ति किसी स्टॉक का दाम जो है
वो खुद से हाई कर देता है। क्या कर देता है? वो खुद से हाई कर देता है और फिर उसी स्टॉक का दाम वो है कुछ दिन बाद लो कर देगा। ये इनलीगल तौर पे होता है, ठीक है, ये इनलीगल तौर पे होता है, इसे ही पंप एंड डंप कहा जाता है। और जब वो स्टॉक का दाम हाई हो जाता है तो वो उसे बेच देता है इनलीगली तौर पे। तो इसे ही बंद करने के लिए जुर्माना लगाया गया है, किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। अब आइए सेबी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि सेबी की स्थापना कब हुआ था, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सारे अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। फॉर्मेशन की अगर बात करें, फॉर्मेशन सेबी की स्थापना जो हुई थी अप्रैल 12 1988 में हुआ था। 12 अप्रैल 1988 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। फैक्ट नंबर 2, इसका हेडक्वार्टर अगर हम लोग बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। फैक्ट नंबर 3, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है। और आप लोग जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके अंतर्गत में है? निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन, ठीक है, ये है इस मिनिस्ट्री की मिनिस्टर। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। 14 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा। नागी बर्ड सेंचुरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नागी पक्षी अभ्यारण्य जिसे हाल ही में नया रामसर स्थल घोषित किया गया है, किस राज्य में है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। आंसर रहेगा ए, बिहार। अब देखिए ये 14 नंबर क्वेश्चंस में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जितने भी बर्ड सेंचुरीज है, जितने भी भारत में बर्ड सेंचुरीज हैं स्टेट वाइज, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, लिंक में आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जितने भी बर्ड सेंचुरीज है स्टेट वाइज वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ये आपसे पूछ रही है। ऑप्शन नंबर बी, कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री जल स्वावलंब अभियान 2 स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? मुख्यमंत्री जल स्वावलंब अभियान 2 योजना जो है वो कौन से राज्य से जुड़ी थी? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य से जुड़ा हुआ है। आइए इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। यह मुख्यमंत्री जल स्वावलंब योजना जो है ये है क्या? मुख्यमंत्री जल स्वावलंब योजना के फैक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। फैक्ट नंबर 1 बोल रहा है, इसका शुरुआत कब हुआ था? ये 27 जनवरी 2016 को ये स्टार्ट हुआ था। 27 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था। फैक्ट नंबर 2, ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था। डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ फैक्ट नंबर 3 में शुरुआती में 3000 गांव इससे बेनिफिट हुआ था। 3000 विलेज जो है बेनिफिट पहुंचाए गए थे। और जैसे जैसे साल दर साल बढ़ता चला गया, 6000 विलेज को बेनिफिट पहुंचा। और इसका मुख्य मेन मोटिव जो है वो टोटल 21,000 विलेज को बेनिफिट पहुंचाना है, वाटर बेनिफिट पहुंचाना है। ये इसका मुख्य मोटिव है। तो ये 4 फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? ये किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ित है? तो ये यूरोपियन यूनियन से जुड़ित है। ये नेचर के बारे में लोगों को समझाया जाएगा, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। तो आइए यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि यूरोपियन यूनियन है क्या, इसके हेडक्वार्टर और अन्य जानकारी देख। यूरोपियन यूनियन की स्थापना जो है EU 1 नवंबर 1993 को हुआ था। 1 नवंबर 1993 को इसका स्थापना हुआ था। टोटल मेंबर की बात करें तो प्रेजेंट में टोटल 28
कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर हैं। कमीशन के प्रेसिडेंट जो रहेंगे, प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन, उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो इतना सारा फैक्ट आपको याद रखना है यूरोपियन यूनियन से। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव फॉर ग्रीनिंग एजुकेशन इन क्लासरूम। किस संगठन ने हाल ही में कक्षाओं में हरित शिक्षाओं के लिए नई पहल शुरू की है? वो रहेगा यूनेस्को। अब ग्रीन एजुकेशन क्या है? ग्रीन एजुकेशन में क्लासरूम में बच्चे को ये सिखाया जाएगा कि कैसे जो है हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग रोक सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, इसके इफ़ेक्ट क्या हैं, क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से गैस जो है इसमें इंक्लूड रहते हैं, कैसे जो है हम लोग ओवरकम मतलब छुटकारा पा सकते हैं इस ग्लोबल वार्मिंग से, ये सारे चीज़ को बताया जाएगा क्लासरूम के अंतर्गत। और ये पहल चालू किया है यूनेस्को ने। ठीक है, देखिए अब ग्लोबल वार्मिंग आ गया है तो इसमें हम लोग कुछ देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मुख्य रूप से कौन कौन से गैस जो है इसका मुख्य है वो हम लोग देख लेते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, H2O वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत सारे गैसेस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण है। इसी गैसेस की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में डिप्लेट यानी वो उसको छेद कर रहा है, ओजोन लेयर को उसे बर्बाद कर रहा है। ठीक है, जिसके वजह से जितने भी पृथ्वी पर स्थित बर्फ़ है वो गल रहा है और समुद्र का लेवल जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और यही कारण है अभी हम लोग जो क्वेश्चंस पढ़कर गए थे अभी कुछ देर पहले, डेलोस आइलैंड के बारे में हम लोग अभी पढ़ कर गए थे। ये डेलोस आइलैंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही डूब चुका है, क्योंकि समुद्र में जल का स्तर जो है ये ऊंचा हो गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसकी वजह से ये डेलोस आइलैंड पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज स्यूडो फॉर्मिकैलियो नेबिक्यूला रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ये एक तरह का एंटिलियन स्पीसीज है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच कंट्री रिसेंटली अनवेल्ड अ मोन्यूमेंटल 700 मीटर पेडेस्ट्रियन ब्रिज नेम्ड ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। उत्तर रहेगा हंगरी। ये रहा वो ब्रिज, आप देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइड में स्क्रीन पे। हंगरी का जो कैपिटल रहेगा वो रहेगा बुडापेस्ट, ये आपको याद रखना है, कैपिटल बुडापेस्ट। ठीक है, नेशनल यूनिटी से एक शब्द हमें याद आ रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी हमें याद आ रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। इसकी ऊंचाई की बात करें, हाइट 182 मीटर इसका हाइट है और ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पैरा ट्रिचिना नीला रिसेंटली सीन इन न्यूज़ बिलोंग टू विच स्पेसीज। ये कौन से जाति से जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। ये एक तरह का चींटी है। ठीक है, यहाँ पर है प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। मूव करेंगे अगला क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज इरिस-T मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज़। हाल ही में खबरों में देखी गई इरिस-T मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? यह एयर टू एयर मिसाइल है। यहाँ पर आप लोग प्रोफाइल फोटो देख सकते हैं, ये रहा वो मिसाइल आपके राइट हैंड साइड में स्क्रीन में। इसकी जो लंबाई है वो है 9.6 फीट। इसका डायमीटर यहाँ पर दिया गया है और इसका इंजन जो है वो है सॉलिड फ्यूल रॉकेट, ये आपको याद रखना है। फ्लाइट अल्टीट्यूड जो है ये सी लेवल से 20,000 मीटर की ऊंचाई पर मारक क्षमता है, ये आपको याद रखना है। फीट में बात करें तो 66,000 फीट। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन 23वां आपके स्क्रीन पर, हुंगा टोंगा हुंगा वॉल्केनो रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच रीजन। कौन से रीजन में ये वॉल्केनो जो है स्थित है? तो यह है साउथ पैसिफिक ओशियन में ये स्थापित है।
ये देखिए, ये है साउथ पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर ये स्टार जो आप देख रहे हैं ये है साउथ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अब साउथ पैसिफिक ओशियन के ठीक ईस्टर्न साइड में यहाँ पर देखिए, ये है अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया वाला साइड। इस साइड में ये एरिया आप जो देख रहे हैं ये है एशिया, ठीक है। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है साउथ अमेरिका, ऊपर वाला जो देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, और ये है आपका साउथ पैसिफिक ओशियन, दक्षिणी प्रशांत महासागर। और इसी दक्षिणी प्रशांत महासागर में नीचे की तरफ एक ज्वालामुखी है, ये देखिए ये जल के अंदर है, ठीक है, जिसे हुंगा टोंगा वैल्केनो के नाम से जाना जाता है। और इसी में से जो एक ज्वालामुखी से निकलती है जिसे हम लोग जलवाष्प कहते हैं, H2O, ये इसका केमिकल नेम है। इसमें HCl भी गैस रहता है, इसमें SO2 भी रहता है। ये सारे के सारे जो है क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो इससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ता दिख रहा है आज के समय में। तो चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अच्छा, कुछ और जानकारी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। टोटल जो है 7 कॉन्टिनेंट्स है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड में 7 है। नंबर 1 पर एशिया, नंबर 2 पर अफ्रीका, नंबर 3 पर यूरोप, नंबर 4 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 5 साउथ अमेरिका, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 अंटार्कटिका, ठीक है। ये 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, सेकंड नंबर पर है आपका अफ्रीका, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर सबसे छोटा कॉन्टिनेंट का बात की जाए तो वो है ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, बिगेस्ट एशिया, सेकंड बिगेस्ट अफ्रीका। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रिसेंटली नासा कोलैबोरेटेड विथ विच स्पेस एजेंसी टू डेवलप ए स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम फॉर मून। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन रहेगा बी ESA, जिसका फुल फॉर्म होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आइए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, फैक्ट देखेंगे हम लोग। फैक्ट नंबर 1, इसका फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मेशन 30 मई 1975। फैक्ट नंबर 2, ये टाइप क्या है? एक स्पेस एजेंसी है। टाइप क्या है? स्पेस एजेंसी है। फैक्ट नंबर 3, हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरिस, फ्रांस। फैक्ट नंबर 4, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश, फ्रेंच। लेकिन अगर वर्किंग लैंग्वेज की बात करें, वर्किंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो वो रहेगा जर्मन, ठीक है, जर्मन, ये आपको याद रखना है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्टर जनरल जोसेफ एस्चबैचर, जोसेफ, स्पेलिंग देखिएगा, एस्चबैचर, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी से याद रखने हैं। समझ में आया? चलिए मूव करेंगे 25वां क्वेश्चन, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ
फैनोम इंडिया प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़। हाल ही में समाचारों में देखी गई फैनोम इंडिया परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य यही है टू डेवलप इंडिया स्पेसिफिक रिस्क प्रिडिक्शंस मॉडल फॉर कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज। और इसी के साथ हम लोगों ने जून मंथ के लेक्चर 1 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद भी और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।